करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें और पढ़ी हुई हैं जो अभी तक हमने बुक से रीड नहीं की थी तो आज हम ज़रा बुक से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक का वो शेयर करता हूँ फ्लो चार्ट। ठीक है, जो पहले ज़रा जल्दी से पढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। ये कॉन्सेप्ट पहले एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट, पढ़ लीजिए जल्दी से। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ फॉर नो फर्दर लायबिलिटी। आपने ऊपर पढ़ा ना रूल कि भाई किसी मेंबर की लायबिलिटी, कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं हो। एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जहां पे लायबिलिटी अनपेड हो, बट ओनली व्हेन द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी हैव नॉट येट बीन फुली पेड अप। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल 2 प्लीज खुद पढ़िए एक दफा, देखें समझ आती है आप लोगों को। ना समझ आए तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। इस बुक का एक फीचर मैंने पहले भी शेयर किया था कि जो एग्जाम्पल के बारे में बात नहीं हुई थी, क्वेश्चंस के बारे में। जो एग्जाम्पल्स हैं वो लर्निंग एग्जाम्पल्स होती हैं, बिल्कुल उसी प्रोविजन के साथ उसकी एक एग्जाम्पल होगी, बहुत ईजी सी। जो क्वेश्चंस होंगे मोस्टली वो क्वेश्चन पास पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें एडिशनल फैक्टर ये ऐड करूंगा कि मैं आपको बता दूंगा कि अटेम्प्ट कौन सी है और क्वेश्चन कौन सा था, लेकिन वो हमारे लिए पूरा पेपर देखना इररिलेवेंट हो जाएगा। चलो, अच्छा जी। हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, चलो आगे, ये समझ आ गया। 7.5 पेड था, 2.5 अनपेड था, तो भाई वही लायबिलिटी है। आगे चलते हैं जी। हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, ये बात हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई लिमिटेड का वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड लिखने का मकसद क्या था कि पब्लिक को बताना कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, या फिर अब तो हमने मल्टीपल रूल्स भी पढ़ लिए हैं, अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी वाली बातें भी पढ़ी गारंटी लिमिटेड में, तो अब तो वो भी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ट हो गई है। सो वही बात उसने यहाँ पे लिखी है। द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। जो भी कंपनी से डील करे उसको पता होना चाहिए। और इसी वजह से आपने, अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन याद है आपको, उसके अंदर भी वर्ड लिखा हुआ था लिमिटेड बाय शेयर्स, इवन उसके अंदर भी मेंशन है। ठीक है, आगे चलिए। This is why private limited companies in Pakistan are required to include the word private limited, और दूसरे केस में it is also why public company in Pakistan are required to include the word limited in their name. By default enter होता है। मैंने एक दफ़ा ऐसी गलती की थी कि मैंने कंपनी का नाम रखा योर कंसल्टेंट LLP बना रहा था, तो LLP भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम के साथ लगता है, तो मेरी कंपनी का नाम बना योर कंसल्टेंट LLP। ठीक है, तो अगर आप नेम के साथ लिमिटेड का वर्ड पार्ट बना दोगे तो फिर आपकी कंपनी का नाम कुछ ऐसा बनेगा, जिससे अगर एक गफ़ार होती तो एक गफ़ार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो वो बहुत वाहियात फील आती है। और ये चूँकि लीगल नेम है, इसने हर जगह पे प्रिंट होना है, ऑन योर लेटर हैंड, ऑन योर नोटिस बोर्ड, ऑन एवरी डॉक्यूमेंट, तो इसलिए बहुत केयरफुल होना पड़ता है। चलें आगे चलता हूँ। लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, ये बात मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में एक चीज़ समझा चुका था कि हम 2 डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे जिस पे पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है वो मुश्तमिल है, और वो क्या है जी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और आर्टिकल्स क्या हैं, रूल बुक। कंपनीज आर क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय कंपनी लॉ। इसी चैप्टर के एंड पे पूरा प्रोसेस है कि कंपनी बनती कैसे है, और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा बनती कैसे है। ठीक है। आजकल कंपनी बनाना बहुत इजी प्रोसेस हो गया, बहुत इजी। पहले किसी ज़माने में शायद बहुत मुश्किल समझा था जब मैनुअल फाइलिंग होती थी, अब तो नॉर्मल वो फाइलिंग है, ऑनलाइन फाइलिंग है। और अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हो तो मैंने ऐसा भी किया कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह 11 बजे कंपनी बनाई और मुझे 2:30 बजे लेटर आ गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऐसा भी है, रजिस्ट्रार की अप्रूवल पर डिपेंड करता है। उसने देखा सब कुछ क्लीन है, कंपनी बिल्ट। उन दिनों में ईद के दिन थे, शायद वो जान छुड़ाना चाह रहे थे कि जितना जल्दी काम खत्म हो, वर्कलोड, तो 2:30 बजे कंपनी बन गई। तो ऐसा भी होता है समटाइम्स, बहुत इजी प्रोसेस हो गया। लेकिन बनेगी किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंडर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अ कंपनी मस्ट आल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। The constitutional document that focus on external stakeholder is called
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके स्टेक होल्डर पे डिपेंड करता है, आपके मेंबर्स की डिटेल्स मौजूद होती है, आपके लीगल एडवाइज़र की डिटेल मौजूद होती है, आपके ऑडिटर की डिटेल मौजूद होती है। बात समझ आई? तो ये इन्हीं को स्टेक होल्डर बोला जा रहा है, और स्टेक होल्डर का वर्ड आप पढ़ के आए हुए हो जिसको भी कंपनी की ज़ात से फर्क पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जी, नेक्स्ट द बाय लॉज विच फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रूल बुक, सिंपल एज दैट। क्लियर? जब तक हम अगले चैप्टर में नहीं जाते तो ये है काफ़ी है, इतनी ही 2 वर्ड्स काफ़ी हैं। क्लियर? आगे चलूं जी। ले मूविंग फॉरवर्ड, ये मैं अभी थोड़ी देर के लिए बस कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी। कंपनी की डेफिनेशन बहुत इजी सी डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट, और इससे पहले क्या होता था? कंपनीज रिपील ऑर्डिनेंस। चलो जी, कंपनी लॉ क्या है फिर? तो वही लॉ जो उसको गवर्न कर रहा है। तो मीन्स द रिपील कंपनी एक्ट 1913 था, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आया, लेकिन ये को बहुत ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं किया, ये शायद अप्रूव ही नहीं हुआ था। ठीक है, उधर ही सस्टेन कर। ऑर्डिनेंस से मुराद है प्रेसिडेंट ने बनाया था, इतना आसान लफ्जों में रहता हूँ, लेकिन कैबिनेट ने उसे अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था इस तरीके से, बहुत क्विक, मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन था उसका। एंड इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट, नाउ इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, स्टिल गोइंग ऑन, कंपनीज एक्ट 2017। तो अब हम जो एप्लीकेबल है, जो पुराने जब जूं नया एक्ट आता है, पिछला रिपील्ड हो जाता है। सिर्फ मैंने ये पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपको एक बात बताई थी कि वाहिद वो एक्ट है जो दोनों आज भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन ये था कि ट्रांजिशन पीरियड के बाद हम 1932 डिसॉल्व कर देंगे, 2017 चला लेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 2017 नहीं चला, तो दोनों ही चल रहे हैं आज भी। ठीक है, चले बॉडी कॉर्पोरेट अभी मैं डेफिनेशन नहीं डिस्कस कर रहा, मैं डायरेक्टली आ रहा हूं जहां हमने पढ़ी हुई है बातें। टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। तो अगर आप देखो, ये तो हेडिंग से आपको आइडिया होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी हेडिंग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। ये वही बातें हैं जो कल फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था। एक दफा जल्दी से इसको गो थ्रू कीजिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the share respectively held by them. देखो एक चीज बस समझाने वाली है, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी। शेयर प्राइस कहां मेंशन करते हो, और शेयर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कहां डालते हो? कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में। तो आपका जितना भी जो भी कंपनी बन रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन की महरूने मिन्नत है ना, डिपेंडेंट है ऑन दैट डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए वो वर्ड लिखता है लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। गॉट माय पॉइंट? ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी अनपेड। अब मैं एक छोटा सा अगर आप लोगों को यहां पे मेमोरेंडम दिखा दूं आप लोगों के पास वैसे इसी नोट्स में एक मेमोरेंडम भी अवेलेबल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप में से किसी ने प्रिंट करवाया हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उसके पास मेमोरेंडम भी होगा, बट मैं आपको यहां से स्टडी करवा देता हूं जो इस वक्त मेमोरेंडम चल रहा होता है। ये जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसी कंपनी का, ए गफ्फार का, ठीक है, ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैं आपको सिर्फ ये क्लॉज नंबर 5 पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, सो क्लॉज नंबर 5 पढ़िए प्लीज, ये वाली। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 मिलियन है, 1 मिलियन रुपीज डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं, और इसी के नीचे अगर आप देखो, ये अभी चल रहा है, पॉइंट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे लाइन पढ़िए, पैरा पढ़िए प्लीज। वी द सेवरल पर्सन हुज ने, ये शेयर होल्डर लिख रहे हैं, ये शेयर होल्डर की तरफ से स्टेटमेंट है, पढ़िए जरा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द मेमोरेंडम के अंदर वो ये एग्री करते हैं कि जनाब हम इतने शेयर एक्वायर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, सॉरी एक्वायर नहीं, सब्सक्राइब कर देंगे, पेमेंट कर देंगे इसकी। और कितनी देर में पेमेंट करेंगे? फिर कंपनी बनने के 30 डेज। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, इसने तो अभी रजिस्ट्रार, सारा प्रोसेस मुकम्मल होकर रजिस्ट्रार के पास जाना है, उसने अप्रूव करना है तो कंपनी बननी है, और जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वहां से 30 डेज है। मेरी बात समझ आ रही? तो अभी सिर्फ एग्री कर रहे हैं कि हम सब्सक्राइब करेंगे। और जरा कैसे, ये देखो नीचे पूरा टेबल है, नेम ऑफ द पर्सन पहला टेबल, अगर पहला कॉलम पढ़ें, और नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय ईच
तो जरा देखें कितना कितना एग्री किया। मोहसिन ने कितना एग्री कर लिया? 60,000 शेयर, और अब्दुल गफार ने, तो टोटल कितना हो गया? 100, और 100 का ही ऑथराइज बनाया ऊपर, तो जितने का ऑथराइज कैपिटल उतने का ही शेयर कैपिटल। क्लियर? 20 मार्च को बनी है, वट एवर। बस यही 2 पॉइंट्स पढ़ाने, समझाने का मकसद ये था। वापस आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर या अपनी बुक के ऊपर। समझाने का मतलब ये था, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो शेयर से रेलेवेंट है, ये आपके मेमोरेंडम के अंदर डिफाइन होता है। आर्टिकल में आप सिर्फ यही टेबल डाल देते हो कॉपी करके, आर्टिकल में भी ये टेबल कॉपी कीजिए। जो टेबल आप देखा अभी, यही आर्टिकल में भी नजर आएगा। अगर मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए खोल दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं, यही टेबल कॉपी। लेकिन असल में मेमोरेंडम इज द डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसीलिए आपको जिक्र मिल रहा है मेमोरेंडम का। चलो पढ़ो आगे। मोस्ट बिजनेसेस दैट इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। कहता है मोस्टली जो कंपनी बनती हैं वो लिमिटेड बाय शेयर ही होती हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कंपनी इज दैट द कंपनी विल बी एबल टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर। कहता है शेयर कैपिटल वाली कंपनी का फायदा ये होता है कि जब भी पैसा रेज करना हो तो नए शेयर इशू करो और पैसा रेज कर लो। लेकिन अब तो आपको ये भी समझ आ गई है टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर कि किस किस के लिए रिस्ट्रिक्शन है, राइट? तो आगे वर्ड देखो, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स। ये कहानी अभी नहीं समझ आएगी कि अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर क्या चीज है। वो जब डायरेक्टर के चैप्टर पढ़ लेंगे तो सारी अप्रूवल समझ। एक्चुअली में ऑपरेशन कौन मैनेज कर रहा है? डायरेक्टर। तो जहन में रखिए डायरेक्टर से पास ऑन होके जाना है डिसीजन। बल्कि अब यहां पे एक और नॉलेज में इजाफा कर देता हूं। बहुत से डिसीजंस, अभी ये वे यूं कह लो लेमैन लैंग्वेज में समझाने लगा हूं। ये असल बात हकीकत में थोड़ा सा इसे प्योरीफाई करूंगा लेटर ऑन स्टेज पे। सारे डिसीजन डायरेक्टर से पास होके जाने हैं। इसका मतलब कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होना कंपनी में, ऑपरेशनल डिसीजन या कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होना जो मैनेजमेंट अप्रूव ना करे, जो डायरेक्टर्स अप्रूव ना करें। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उसमें वो डिसीजंस अप्रूव होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अप्रूव होते ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे? तो बहुत से डिसीजंस हैं जो डिसीजन अप्रूव होते ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। कुछ में लॉ ने लिख दिया भाई आप कौन, बिकॉज दे आर सेपरेट थिंग्स, दे आर सेपरेट एंटिटीज। शेयर होल्डर और डायरेक्टर अब सेपरेट एंटिटी समझा जाता है, राइट? हमने भी यही समझा। हाँ, सेम बंदा भी हो सकता है, लेकिन लॉ की नजर में ये 2 एंटिटीज हैं। और अगर डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया तो लॉ कहेगा ना, यहां पे डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं चलेगी, मेंबर भी अप्रूव करेगा तो डिसीजन अप्रूव होगा। इसका मतलब है पहले वो डिसीजन या पहले वो रेजोल्यूशन डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूव होगी। अगर इन्होंने अप्रूव कर दी तो फिर जाएगी मेंबर मीटिंग में, और अगर मेंबर ने भी अप्रूव कर दी तो फिर वो इंप्लीमेंट होगी। और फिर एक और मजे की बात, उन डिसीजंस में जिनमें शेयर होल्डर को पावर दे दी गई, समझो बात को, मैं समझा पावर स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। बहुत से डिसीजन जहां पे डायरेक्टर ने अप्रूव की, इंप्लीमेंटेड राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मिनट, इंप्लीमेंट, तो डायरेक्टर की पावर हुई ना। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन जिसमें मैं कहूं शेयर होल्डर की पावर के बगैर कुछ नहीं होना, तो फिर भाई पहले डायरेक्टर का डिसीजन फिर मेंबर का डिसीजन। मेंबर हां करेगा तो डिसीजन अप्रूव होगा, इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक? और अगर वो फॉर एग्जांपल रिफ्यूज कर देता तो डायरेक्टर की क्या औकात रही उस डिसीजन की? नल एंड वॉइड, खत्म। लॉ इसीलिए वर्ड यूज करता है कि जिन मीटिंग्स का, जिन डिसीजंस का या जिन ऑब्जेक्ट्स का आप डिसीजन मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो, उस केस में वो वर्ड यूज करता है रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर, अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। वो जो रिकमेंडेशन है ना, दैट इज एक्चुअली द अप्रूवल इन द बोर्ड मीटिंग, कि बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया, लेकिन फाइनल अप्रूवल कौन देगा? शेयर होल्डर्स। क्या बात समझ आई? एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को शायद समझ आ जाए बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, आप अक्सर लिखते हो, सुन कभी वर्ड सुना अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अप्रूव करेंगे? नहीं, ऐसा वर्ड नहीं सुना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की बने तो अप्रूवल के लिए जाती हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर अप्रूव करते हैं और शेयर होल्डर अडॉप्ट करते हैं। अगर शेयर होल्डर अडॉप्ट ना करें तो स्यापा पड़ जाएगा। ऐसा एक पॉइंट समझा दिया जो कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट ले आया। तो इसके अलावा मल्टीपल पॉइंट्स है जो दोनों की इन्वॉल्वमेंट से चलेंगे। सो हम वक्त के साथ साथ उनको पढ़ते रहेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जहां पे डायरेक्टर की पावर है, अल्टीमेट पावर, और कुछ ऐसे हैं जहां पे डायरेक्टर रिकमेंडेशन दे रहे होंगे, अप्रूवल कहां से आएगी? मेंबर की साइड से।
इसका मतलब उस डिसीजन को अप्रूव करने के लिए 2 मीटिंग्स होंगी, डायरेक्टर्स मीटिंग एंड मेंबर्स मीटिंग। कुछ पल्ले पड़ी बात थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं, एक दफा वो डायरेक्टर मीटिंग में बैठेंगे, एक दफा मेंबर मीटिंग में बैठेंगे। यस, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, मीटिंग सेम डे पे नहीं हो सकती, लॉ की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। नोट किसी भी मीटिंग में ऐसा नहीं होगा चलाओ मीटिंग खेलते हैं, ये कंपनी है, ठीक है चलाओ मीटिंग, कुछ और कंपनीज होती हैं जिनमें ऐसे ही चल रहा होता है, मीटिंग खेलते हैं। सो ऐसे नहीं होता। ये डायरेक्टर या मेंबर्स की मीटिंग अगर लीगली आप इसको लेके चलोगे, जैसे लिस्टेड कंपनी बहुत कॉन्शियसली इसको फॉलो करती है, तो भाई डायरेक्टर मीटिंग पहले होनी है, डायरेक्टर ने अप्रूव की, उसके बाद नोटिस जाना है, सेम डायरेक्टर कॉल करने हैं मीटिंग के लिए तो नोटिस जाएगा, मेंबर को बुलाना है तो नोटिस जाएगा। नोटिस की एक लंबी लिस्ट है, नोटिस में क्या लिख के भेजना है, मेरी बात समझ आ रही है। तो नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, जिस तरह डायरेक्टर की मीटिंग, डायरेक्टर बुलाने 7 दिन पहले का नोटिस हो, डायरेक्टर मीटिंग होगी, अब मेंबर बुलाने हैं तो 2 तरह की मीटिंग है, एक 21 दिन का नोटिस, एक 7 दिन का नोटिस, तो मिनिमम 7 डेज का गैप तो आना ही आना है, तो सेम डे पे तो नहीं हो सकती। तो फिर एक दिन मैं इस रूम में एज अ डायरेक्टर घुसूंगा और एक दिन एज अ मेंबर लेकिन दोनों की पावर्स में भी फर्क है, दोनों की पावर्स में भी फर्क है। चलो अब ये बात समझ रहे हो, अगर तो हजम हो रही है तो फिर मैं समझा देता हूं, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग में समझाता जाऊंगा, हजम हो रही है बातें। अगर फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये 2 डायरेक्टर हैं कंपनी के तो इनकी पावर क्या है इन मीटिंग में बैठे हुए, या चलो 3 कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन डिसीजन आसान हो जाए। 3 लोग हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, यही तीनों मेंबर्स भी हैं, डायरेक्टर मीटिंग हो रही है, इनकी पावर्स क्या है? इक्वल। डायरेक्टर जिस तरह मर्जी आए, जितने मर्जी वोट जीत के आए, हो सकता है ये 5 लाख वोट जीत के आए, ये 1 लाख वोट लेके आए और वो 50,000, लेकिन अगर ये तीनों बोर्ड पे बैठे हैं, बोर्ड पे बैठे हैं मतलब ये बोर्ड वाला नहीं, ये वाला बोर्ड नहीं, बोर्ड में बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो फिर इनकी पावर्स क्या हैं? इक्वल। ईच डायरेक्टर, या यूं कह लो एवरी डायरेक्टर हैज एन इक्वल पावर। इसका मतलब अगर डिसीजन पास करना हो, मेजोरिटी ने, अज्यूम करें हम कहते जी फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन करनी है, बिजनेस प्लान एक्सटेंड कर रहे हैं या एक नया वेंचर एक्वायर करने जा रहे हैं। अज्यूम करें एक कंपनी हमारी है, कंपनी ए, हम एक नया, हम जैज एक्वायर करने जा रहे हैं, अज्यूम करें ऐसे खाम ख्याल में, जी मिस आ जाए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब अगर समझ आ रही है तो मैं इसको एक्सटेंड, इस कहानी को एक्सटेंड कर रहा हूं, हालांकि ये मेरा आज का टॉपिक नहीं था, ठीक है, लेकिन तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तो फिर छेड़ूंगा। लेकिन ये बातें मैं आगे चल के जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आज समझाई हुई है। ये 3 डायरेक्टर हैं, तीनों मीटिंग में बैठे हैं, इक्वल पावर रखते हैं। अगर एक डिसीजन पास करना है कि मेरी कंपनी जैज कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, तो डायरेक्टर ने भी अप्रूव करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, डायरेक्टर भी अप्रूव करेंगे, मेंबर भी अप्रूव करेंगे। सो मुझे ये बताओ, मैं कहूं अगर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50% मेजोरिटी लोग कह देंगे तो हाँ है, तो कितने लोगों का हाँ कहना जरूरी है? 3 हो, तभी तो 3 किए थे। सो 2 हाँ कह दें तो डिसीजन अप्रूव्ड। तो फिर दोनों का मानना जरूरी है, और लॉजिक कोई नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है मैं इसमें से कोई लॉजिक निकालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो अब देखो जरा, समझो ना बात। अब बेटा अपने गुड नेम, फर्स्ट नेम, गुड नेम के फर्स्ट लेटर बता दो। एच हसी। अच्छा मेरे कोई और बंदा ढूंढो। अच्छा चलो मोहम्मद पीछे से भी आ गए काम, और कोई बता दो, चलो यार मेरे नाम लिख लो। चलो ये देखो 3 लोग हैं, अब ये डायरेक्टर मीटिंग में आज आके बैठे हैं, ठीक है, डिसीजन अप्रूव होने जा रहा है, और ये तीनों डायरेक्टर भी हैं। याद रखना इस मीटिंग में कोई और नहीं आ सकेगा जो डायरेक्टर ना हो, शेयर होल्डर होगा लेकिन डायरेक्टर नहीं होगा तो मीटिंग में नहीं आ सकता, ना इनवाइट जाएगा, उसको इनविटेशन भी नहीं जाएगा, नोटिस इसे बोलते हैं। आएगा वही जो डायरेक्टर है। तो ये तीनों डायरेक्टर हैं, जिस तरह मर्जी जीते हो, जिस तरह मर्जी आए हो, वट एवर, इक्वल पावर। सो अगर मैं कहूं मेजोरिटी ने पास करना, तो इन दोनों ने हाँ कह दिया, इसने ना भी कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन अप्रूव्ड। अब जरा आइए, अब यही लोगों ने मेंबर्स मीटिंग कॉल करनी है, अब यही डिसीजन कहां पास होना है? मेंबर मीटिंग में, शेयर होल्डर मीटिंग में। चलो लेकिन बेटा उसको मैंने बोला ना जिस तरह कि क्या बोलते हैं, मेंबर्स मीटिंग हो रही है जी,
तीनों लोग बैठ गए आके, लो जी, यही डिसीजन अब अप्रूव होने के लिए आया दोबारा से कि भाई डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया, अप्रूव कर दिया, आप अप्रूव कर दें। अब शेयर होल्डिंग कुछ ऐसी है, जरा देखिएगा, ये कहता है नो, ये कहता है हाँ हाँ, माइक बंद कर दे। अब समझ आई कि ये फर्क पड़ता है डायरेक्टर और मेंबर्स मीटिंग में। क्या समझ आई कि शेयर होल्डिंग पावर इतनी इंपॉर्टेंस रखती है और इसीलिए लॉ में बहुत से डिसीजंस शेयर होल्डर या मेंबर्स मीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, खास तौर पे ऐसे जिसमें सिग्निफिकेंट कुछ वेंचर्स इन्वॉल्व हो या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन्वॉल्व हो कंपनी के ऊपर। तो ऐसे डिसीजन फिर वो कहता है भाई मैनेजमेंट से ना लो, अगर ये पेड मैनेजमेंट हुई, रेम्यूनरेशन पे हुई, तो फिर डिसीजन गलत हो जाएगा ना, पैसे किसी और के, तबाह कोई और कर जाएगा। क्या बात समझ आई? तो इसीलिए शेयर होल्डर को पावर देती, शेयर होल्डर मीटिंग को। क्या बात समझ आ रही है? तो अब कहने को डिसीजन अप्रूव हुआ डायरेक्टर से, रिजेक्ट हो गया बाय मेंबर्स, कहानी खत्म। बल्कि उन्हें डायरेक्टर मीटिंग के बाद ही पता होगा कि ये डिसीजन पास नहीं होना, मेंबर ने रिजेक्ट कर देना है, सलमान ने उस मीटिंग में बैठ के रिजेक्ट कर देना है, फायदा कुछ। कहानी समझ आई है? क्योंकि वहां पे डिसीजन कैसे पास होना है? शेयर होल्डिंग पावर की बेस पे। ये बात मैंने हल्की सी कल छेड़ी थी, अगर आपको याद हो, कि वोटिंग पावर की बेस पर डिसीजन का फैसला होना है। हम वोट गिनने नहीं बैठेंगे, हम देखेंगे इसके बाद शेयर होल्डिंग पावर कितनी है, वोटिंग पावर की। अभी वोटिंग पावर बड़ा वेग है, अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी एक्सप्लेन आज करूंगा इंशाल्लाह, टाइम मिला तो। वरना शेयर होल्डिंग पावर का वर्ड यूज कर लो, वरना वोटिंग पावर का राइट वर्ड है। सो शेयर होल्डिंग पावर की बेस पे तो आप कुछ समझ आई कि डायरेक्टर और मेंबर्स क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं। बेशक तीनों वही लोग हैं, मैंने इसलिए एग्जांपल ही वही चूज की, तीनों वही लोग हैं, लेकिन स्टिल डिसीजन में फर्क आ गया। ठीक है जी, तो डिसीजन अप्रूव नहीं हो, उस डिसीजन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, खत्म, नल एंड वॉइड। ठीक है जी, शेयर होल्डर्स भी दो तो फिर दोनों का मानना जी। वो अभी इस मुद्दे को ना छेड़ो। देखो मैं ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अभी थोड़ी देर होल्ड कर लो, 2 4 5 लेक्चर, उसके बाद ये सारे जो दिमागी वो है ना क्वेश्चंस, इनका आंसर करके जाऊंगा। ठीक है, अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फायदा नहीं है, किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। लो जी, क्लियर हुई बात कीजिए, चलो आगे चलते हैं। सो ये उसने जो लिखा ना, बाय इशूइंग न्यू शेयर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, तो अब आपको समझ आ गई कि बोर्ड की मीटिंग की बात कर रहा है। लेकिन मजे की बात है, यही जो अगर इश्यूएंस ऑफ शेयर का, फर्दर शेयर इश्यूएंस का रूल पढ़ाऊं ना आपको, तो शेयर होल्डर मीटिंग के बगैर अप्रूव नहीं होना। लेकिन यहां पे लिखा उसने ये है तो मान लो उसकी बात, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बात याद है ना, 2 तरह की होती है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, so company limited by guarantee means a company having a liability of its member limited by the memorandum. Once again ये वर्ड अब क्लियर है, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम से क्या मुराद है भाई? आप डॉक्यूमेंट ही वही बना रहे हो जिसके अंदर लिमिटेशंस क्रिएट कर रहे हो। टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ बीइंग वाइंड अप। यानी अगर बैंकरप्सी होगी, वाइंडिंग अप होगी, एसेट बिक रहे होंगे, तो फिर कौन लायबल है? मेंबर लायबल है। ये जहां पे अभी आप बात पढ़ के आए हो ना बेटे, ये वाली टेबल, इसकी जगह सिंपल लाइंस लिखी होंगी कि सलमान या मोहसिन या गफार साहब बोल रहे हैं, मोहसिन साहब कहते हैं भाई मैं 6 लाख तक गारंटी देता हूं कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा अगर कंपनी बैंकरप्सी में गई, और गफार कहेगा मैं 4 लाख तक। यही लाइंस लिखी होंगी, दो, इस टेबल नहीं डला होगा क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है, इसलिए टेबल की जगह नरेशंस होंगी, 2 पैराज होंगे जिसमें दोनों गारंटी दे रहे होंगे। क्लियर? आगे चलिए जल्दी से। ये लाइन क्लियर होगी यहां तक? Okay, a company limited by guarantee may or may not have the share capital, but मैंने पाकिस्तान में शेयर कैपिटल वाली, मैंने पहले भी इस बात का इजहार किया, मैंने नहीं देखी, विदाउट शेयर कैपिटल ही देखी है। The liability of the member of the company limited by guarantee not having share capital, तो मेंबर की लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मेंशन्ड इन द, और अगर उसका शेयर कैपिटल हुआ तो फिर डबल लायबिलिटी होगी, is restricted to the amount of guarantee as mentioned in addition to the unpaid portion. Clarity? Moving next, unlimited liability. ये अब exist, फिर भी पढ़ लो। Unlimited liability definition exist करती है, means a company not having share capital, means a company not having any limit on the liability of the member.
this has all the advantages of the company except that the liability of its member is not limited, although which can be called only in the event of winding up. Winding up होता है जब हम wrap up कर रहे होते हैं कंपनी को. In practice, unlimited company are fairly rare. बड़ी मेहरबानी उसने ये वर्ड लिख दिया, हालांकि अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. ठीक है, क्लियर ये बात, ये लाइंस क्लियर हैं जी? कोई ट्रांसलेशन इशू जी? अनलिमिटेड थी कि फॉर एग्जाम्पल इसका हाल वही होता था जो पार्टनरशिप आज के दिन में पार्टनर्स का हाल होता है कि अगर कंपनी बिजनेस बैंकरप्ट हुआ तो पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स वो सरेंडर किए जाएंगे टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो यही हाल होता था. लेकिन वो फिर बाद में एक ट्रांजिशन पीरियड आया और ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के टाइम पे ही आ गया था. मैं ये नहीं कहूंगा कंपनीज एक्ट आया था तो चेंज हुआ, नहीं, कंपनीज ऑर्डिनेंस के टाइम पे ही ये सेक्शन आ गया था जिसमें ट्रांजिशन थी. ठीक है जी, आगे चलें. सो बहुत पुरानी बात है ये, अब की बात नहीं है कि अब ये रिसेंट खत्म किया, बहुत पुरानी बात है. एटलीस्ट 2017 से पहले की बात है. ठीक है जी. सिंगल मेंबर कंपनी, लो जी आगे टाइप्स ऑफ कंपनी आ गई, ये भी हम पढ़ चुके हैं. सिंगल मेंबर, प्लीज खुद पढ़ो ये 2 लाइंस, मैं क्या बच्चों की तरह लाइनें पढ़ा रहा हूं. जी क्लियर, पक्की बात है. अगली डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी, ये भी हम पढ़, हमें 2 तरह, इससे आगे पब्लिक भी आएगी. ठीक है, हमने पढ़ी हुई है. ठीक है, पब्लिक. सो प्राइवेट कंपनी, अब ये इसमें एक लाइन मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आप पढ़ेंगे. प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच पावरफुल लाइन बाय इट्स आर्टिकल्स. ठीक है, कि आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन डली होती है, जो हमने खास तौर पे सेकंड वाली डिस्कस, नहीं सेकंड नहीं, यहां पे फर्स्ट वाली है. जरा पढ़ो. restrict the right to save as provided otherwise in the act. अगर कहीं कुछ और लिखा हो तो महफूज कर लेना जो लिखा हुआ है. ठीक है, आर्टिकल्स पावर रखते हैं. अच्छा, लॉ में एक चीज समझाता हूं. समटाइम्स पावर देने की बात है. बहुत से सेक्शंस जब आप प्रैक्टिकली पढ़ने जाओगे कंपनीज एक्ट से, तो आप देखोगे वो लिखेगा कि भाई मैंने जो कहा है यही मानना है, बाकी लॉ में जहां कुछ भी लिखा है सब बकवास है, सब मेरी पावर सबसे ज्यादा है, मैं डोमिनेंस करूंगा, मेरे सेक्शन की पावर ज्यादा है. कई दफा ऐसी बात होगी कि 2 सेक्शंस में आपको सेम बात मिलेगी, सेम इंस्ट्रक्शन, बट दोनों डिफरेंट होंगी, सेम पॉइंट के बारे में बट दोनों डिफरेंट होंगी. तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इन दोनों में से फॉलो क्या करना है. फिर आपने देखना होता है हु विल प्रिवेल, किस सेक्शन की पावर ज्यादा है. तो फिर सेक्शन खुद ही बताता है, शुरू में स्टार्ट ही यहां से होता है, सेव एज प्रोवाइडेड समवेयर, जो मैं कह रहा हूं मेरी सुनो. दूसरी साइड पे कई दफा ऐसा होगा, वो कहेगा मेरी बात ये जर्नल सुन लो, अगर कहीं कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड हो तो फिर वो मान लेना. क्या मेरी बात समझ आई? ऐसे चलो पढ़ो. प्राइवेट कंपनी, जैसे मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं, एक प्रैक्टिकल जेन में आगे अचानक. प्रोविडेंट फंड है. अब प्रोविडेंट फंड का जिक्र आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगा, लेकिन उसके बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके रेगुलेशंस हैं सॉरी. तो वो अगर आप अब बात करो तो ऑर्डिनेंस में, एक्ट में तो बहुत लिमिटेड बात लिखी होगी, तो फिर उस सेक्शन में पावर नहीं होगी. फिर कहा जाएगा जहां पावर्स गिवन है वहां से पढ़ लो जाके. गॉट माय पॉइंट, क्या कहना चाह रहा हूं? चलो शुक्र है, पढ़ो जी, बाकी पॉइंट्स अब आप पढ़ लो. ये तीनों वही कंडीशंस हैं जो हम पढ़ के आए थे. एक मेंबर, हाँ तो होए, तो मेंबर तो काउंट करो. देखो यहाँ पे लिखने का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो अब आप ऐसे निकाल रहे हो कि भाई इंप्लॉई हो तो ना शामिल करो. मैंने अब बल्कि इसके बरक्स आपको इंटरप्रिटेशन समझाई कि एम्प्लॉई है तो शामिल नहीं करना, लेकिन अगर एम्प्लॉई के पास शेयर है तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर है बेटे. इफ यू आर होल्डिंग 1 शेयर, यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, इवन यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी एज एन एम्प्लॉई, इट डज नॉट मैटर. विदाउट शेयर एम्प्लॉय की बात हो रही है. ठीक है, इस तरह तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. आप मिलर ट्रैक्टर उठा के देखो. अब मिलर ट्रैक्टर जो है वो इनफैक्ट किसी ज़माने का बाय आउट है, मैनेजमेंट बाय आउट के वर्ड समझ रहा है, जिसमें मैनेजमेंट ने ही कंपनी खरीद ली थी. ठीक है, तो आज वो जो उनके सारे जो साहबान है बड़े, ठीक है, डायरेक्टर्स भी हैं
और वो एम्प्लॉयज़ के तौर पे भी काम कर रहे हैं, बट दे आर शेयर होल्डर एज वेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक हो गया। और बहुत से लोग हैं जो लिस्टेड कंपनी है, तो उसी कंपनी की छत के नीचे बैठे बहुत से एम्प्लॉयज़ ने भी शेयर खरीदे हुए हैं। मेंबर्स भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, मैं समझा रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ भी हैं। सो आपने एक शेयर खरीदा, मेंबर की लिस्ट में आ गए, अब आप उस कंपनी के लिए काम करो या ना करो। बात समझ आ रही है? चलो जी, आगे चलूं जी। नेक्स्ट पॉइंट, लाइंस पढ़ी। अच्छा, ये लाइंस मैं पढ़ाता हूं, देखो। जॉइंटली भी तो एक्वायर कर सकते हो ना, ठीक है। जैसा हस्बैंड वाइफ अक्सर आपने देखा होगा, वो बैंक अकाउंट जॉइंटली खुला रहे होते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोल रहे होते हैं। तो लाइकवाइज आप दो लोग मिलके भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई कबाहत। आप अपना सीडी, जज़ाकल्लाह, आप तो अपना सीडीसी का अकाउंट जो है वो ज्वाइंट खोल लो, दो लोग मिलके इन्वेस्ट करोगे। फिर क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर, तो पहली कंफ्यूजन तो यहीं से दूर हो गई कि दो लोग मिलके भी एक शेयर खरीद सकते हैं। बात समझिए, जैसा बैंक अकाउंट है, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दी, मियां बीवी बैंक अकाउंट है। अब ये क्यों खोला जाता है? ताकि कल को दोनों में से एक स्पाउस मर भी जाए तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वरना अकाउंट सरेंडर करने में, डेथ सर्टिफिकेट जमा कराओ, ये करो वो करो, देन इनहेरिटेंस ट्रांसफर, और अगर इनहेरिटेंस पे कोई केस फाइल हो गया तो वैसे ही फंस गई। लेकिन चूंकि एक ही चीज के दो लीगल ऑनर्स हो जाते हैं, तो एक मर भी जाए तो दूसरे की लीगल ऑनरशिप में चली जाती है चीज, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती, इनहेरिटेंस में कोई ब्लॉकेज नहीं आती। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए लीगल ये जो ज्वाइंट अकाउंट्स हैं ये खोले जाते हैं कि बीवी को अगर शक हो तो वो फिर कहती है मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलो जी। सर अगर एक शेयर दो में डिवाइड हो जाएगा तो दोनों मेंबर कंसीडर किए? हाँ, नहीं, अब देखो दोनों एक मेंबर कंसीडर किए जाएंगे, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे दे विल बी कंसीडर्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल होता क्या है कि इस तरह लिखा हुआ है सलमान, फॉर एग्जांपल मिस्टर, बल्कि मिस्टर नहीं, मैं नाम लिखता हूं ताकि जरा नाम से क्लियर हो जाए ना। ए एंड बी, ये दो लोग हैं शेयर होल्डर, सपोज ये स्पाउस हैं, ठीक है तो एक दूसरे के लिए दोनों स्पाउस, ये मिसेज हैं उसकी, ए की, सपोज। सो अब जब टाइटल लिखा जाता ना तो ए एंड बी लिखा जाता। तो लॉ में ये बात प्रैक्टिकल है, इसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे आप लोगों से, लेकिन अगर ये टाइटल ऐसे लिखा गया है तो हमेशा सब कुछ इससे बिलोंग कर रहा होगा जब तक ये जिंदा है। हाँ, मर जाएगा तो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा है, कोई नोटिस आना है ए को आना है, कोई चीज डिमांड होनी है ए को होनी है, तो जिसने भी एड्रेस करना है ना उसने ए को एड्रेस करना। अगर बी एंड ए लिखा जाता तो फिर बीवी को नोटिस आएंगे, बीवी को सब कुछ आएगा, मिसेस को सब कुछ आएगा। तो लीगल नेम में, ज्वाइंट अकाउंट में जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसे ही टेकअप किया जाता है, ठीक है, फॉर एनी कॉरेस्पॉन्डेंस। Provided where 2 or more person hold 1 or more share in the company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member. अब वो दो लोग नहीं है कि दो लोगों ने एक शेयर रखा हुआ, नहीं, अब वो सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, 1 पर्सन, ठीक है जी, जा क्लियर? मीटिंग्स में वो दोनों बैठेंगे जी, दोनों जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों में से वैसे एक ही जाता है, ठीक है। एक मैंने कहा ना, जैसे एक को एड्रेस कर देंगे तो एक आ जाएगा, डिपेंड ऑन कि उन्होंने कितनी इजाजत दी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड फैमिली ओन्ड बिजनेस, ये तो बहुत सिंपल बात है। पब्लिक की डेफिनेशन खुद पढ़ें प्लीज, जो प्राइवेट नहीं है। जी क्लियर? पब्लिक लिस्टेड की डेफिनेशन भी खुद ही पढ़ें, मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका, सेकंड लाइन में शायद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जी पढ़ लिया? जी जी, मैं वो सेकंड लाइन पढ़ाता हूँ, पहली लाइन समझ आ गई सबको, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी फंड रेजिंग करना चाहती है, कंपनी फंड रेजिंग करना चाह रही है, तो बेटा फंड दो तरह के, ये बात आप अपने पीआरसी में भी पढ़ के आए हो, आइदर इक्विटी और डेट। दोनों के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने फायदे नुकसान आते हैं। जैसे आपको लगता है इक्विटी होल्डर बड़ा अच्छी चीज़ है, पैसा शेयर होल्डर्स का, भाई गोडे गिट्टों में आके बैठ जाएगा, जिंदगी भर जान नहीं छोड़ेगा। समझो जरा, इस एंगल से समझो, इस एंगल से तुम लोगों ने पहले नहीं देखा हो शायद। मैंने इससे इन्वेस्टमेंट लिया एज अ इक्विटी होल्डर,
और भाई जान ही नहीं छोड़ेगा, हर साल डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन भी लगाएगा, मैंने नहीं देना, ठीक है सपोज, या चलो देना भी है तब भी अब ये चिमड़ा रहेगा ता क़यामत, ये मर जाएगा, इसके बच्चे चिमड़ जाएंगे इनहेरिटेंस के चक्कर में अगर ये बेचता नहीं, या ये वापस मुझे नहीं बेचता। पैसे तो ले लिए एक दफा, कल को मुझे जरूरत नहीं है, मैं वापस कर सकता हूं, लेकिन लेगा नहीं, इक्विटी होल्डर है, नहीं छोड़ेगा शेयर। मेरी बात समझ आ रही है? अब दूसरा सिनेरियो, यही डेट होल्डर होता, लेंडर होता, बैंकर होता, 5 साल बाद जान छोड़ के निकल जाता, 5 साल इंटरेस्ट लेता मुझसे, मुझे कॉस्ट चार्ज होती बिजनेस को, बट एटलीस्ट 5 साल बाद जितना भी बिजनेस ग्रो करेगा 100% मेरा, मुझे बांटना नहीं है किसी के साथ। समझ आ रही? मुझे डिसीजन में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, लेंडर कभी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होता अनलेस लेंडर के रेलिवेंट डिसीजन हो। ये बड़ी अजीब सी बात की है मैंने, लेंडर से रेलिवेंट डिसीजन हो। भाई रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है तो उनको बिठाए बगैर तो नहीं होनी ना, माफी मांगनी है कि हम लोन नहीं दे सकते तो उन्हीं से मांगनी है ना, तो उनको मीटिंग में बिठाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? सो समझाना ये चाह रहा हूं, डेट और इक्विटी दोनों फंडिंग्स कंपनी रेज करती है, ठीक है, और दोनों के केस में अपने नुकसानात अपने फायदे मौजूद हैं, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो कहता है जी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेज कैपिटल, इट इंक्लूड्स इक्विटी सिक्योरिटीज भी मौजूद हैं एंड डेट सिक्योरिटीज भी। अब डेट शेयर्स भी मौजूद हैं, डेट सिक्योरिटीज भी, शेयर नहीं बोलते, डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं, जैसा रिडीमेबल कैपिटल। मैं कैपिटल का चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 5, तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा रिडीमेबल होता क्या है। रिडीम से वर्ड निकला है, रिडेम्पशन, खात्मा हो जाना है इसका। कहने को आप इक्विटी कैपिटल का वर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो खात्मा हो जाना है, तो वो एक एग्रीमेंट ही ऐसा होगा, वो शेयर्स ही ऐसे होंगे, शेयर की टाइप है ना, एक आप जो पढ़ते हो वो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है, कि आया और जान नहीं छोड़ेगा। रिडीमेबल वो है जिसका कंफर्म है कि रिडेम्पशन है, मे बी इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट कि 5 साल के बाद रिडेम्पशन करनी है या 10 साल के बाद। 5 साल बाद क्या होगा, आपने आज मुझे पैसा दिया, मैंने आपको रिडीमेबल कैपिटल शेयर्स दे दिए, शेयर सर्टिफिकेट दे दिए, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि इंटरेस्ट पे करूंगा उस पर। इक्विटी होल्डर को कौन इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन रिडीमेबल कैपिटल शेयर होल्डर को मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। अब मैं पे कर रहा हूं 5 साल लाइक अ लेंडर, और 5 साल के बाद इसका पैसा वापस करके सर्टिफिकेट वापस लेके कैंसिल कर दूंगा। तो जान छूट गई ना 5 साल बाद, तो फिर तो डेट सिक्योरिटी हुई और इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं। समझ आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ेगी, ये बात भूल जाओ, नहीं बढ़ेगी। लेकिन भाई दूसरा फायदा भी तो देखो, जान छूट जाएगी। एक और फायदा भी है देखने का, वो कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा सिचुएशन देता हूं, मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का डिसीजन क्या होगा। मैं आप लोगों का ना थोड़ा सा माइंड चेंज करना चाह रहा हूं अबाउट द डेट, और क्योंकि लोगों ने ना हतमी फैसले रखे होते हैं डेट और इक्विटी में। अच्छा प्लीज मेरे पे फतवा ना दे देना, मैं हराम हलाल से ऊपर बात कर रहा हूं, उसकी रीजन है कंपनीज इन चक्करों में नहीं पड़ती कि हराम है हलाल है, इंटरेस्ट है, ये है वो है, तो वो कंपनीज इन चक्करों में बात, सो इसलिए मैं उस चीज से बालातर होकर बात कर रहा हूं। मुझे एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक कंपनी है, उसके पास पड़े हुए हैं, शेयर होल्डर्स के पास पैसा है, एक्सेस पैसा है, या चलो शेयर होल्डर क्यों कह रहा हूं, मैं कहता हूं कंपनी के पास बहुत कैश एक्सेस पड़ा है, कैश एंड बैंक, ठीक है, और वो है तकरीबन से अज्यूम करें 800 मिलियन का, ठीक है, एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा है, होती हैं ऐसी कैश एंड रिच कंपनीज जो जरूरत से ज्यादा कैश रखती हैं, जरूरत नहीं होती। अब ये कैश पड़ा है मेरा 800 मिलियन का, मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं सोच रही है कंपनी के, यार एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं। मैं अगर रियल एग्जांपल दूं तो ये रुडोल्फ की किसी टाइम की एग्जांपल है। रुडोल्फ पाकिस्तान के बाद इतना पैसा पड़ा था कि उन्हें लगा कि क्या किया जाए, तो एक प्रोजेक्ट जहन में आया, रुडोल्फ लाइफ साइंसेस खोलते हैं, ठीक है। अब रुडोल्फ लाइफ साइंसेस खोलनी है, ठीक है, पैसा चाहिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करता हूं मुझे पैसा चाहिए 500 मिलियन इनिशियली फॉर 1 ईयर। मुझे एक बैंक से, मेरी 2-3 बैंक से बात हुई, और उसमें से मुझे मिजान बैंक का, सपोज मैं कहता हूँ MEBL, मिजान बैंक लिमिटेड का रेट अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी हमसे आप से फॉर एग्जांपल 8% के ऊपर 5 लाख ले लें, 500 मिलियन ले लें डेट, 8%, यानी 500 का 8% लगा लो, यही पर एनम पे करना पड़ेगा। अब उसे मंथ पे डिवाइड करो, क्वार्टर पे करो, तुम्हारी मर्जी है। पर एनम तो रेट, ये तो पता ना रन पर एनम होता रेट, सो पर एनम। अब ये जो मेरी कंपनी है, इसमें एक एग्जिस्टिंग कंपनी रुडोल्फ पाकिस्तान,
इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी निकली कि हम इस वक्त और स्टॉक खरीद लेते हैं, और जब हम वो मतलब हमारे स्टॉक मजीद मतलब पाइल अप कर लेते हैं, कुछ 2-4 प्रोडक्ट हैं जो कह लो कल को शॉर्ट होने वाली हैं, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं, बिकॉज आप जब प्रोक्योरमेंट का अच्छा ज़्यादा चला रहे होते हो सप्लाई चेन का, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा मटीरियल ग्लोबली शॉर्ट होने लगा है, ठीक है। जैसे हमें पता होता था सिलिकॉन शॉर्ट हो रहा है, हम 2 साल का खरीद के रख लेते थे, ठीक है, ताकि कल को हमारे प्राइसेस बढ़ेंगी भी तो हमें इम्पैक्ट नहीं आएगा 2 साल का मसला। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, और मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं 45%। ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब बताओ पैसा कहां से उठाऊं? डेट से लेके नई कंपनी खोलूं या इक्विटी इन्वेस्टर से लेके खोलूं? जल्दी से फैसला करो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कंक्लूड करता हूं इसको, अगर मैं ये 800 में से 500 यहां लगा दूंगा और लोन लेने की तरफ नहीं जाता, तो कितना बड़ा बेवकूफ बन जाऊंगा कि 45% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, लूज कर दूंगा इस 8% को बचाने के लिए। और भाई मैं इसका 8 लाख उसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, 45% कमाऊंगा, -8% देना भी पड़ गया, नेट में कितने में बेनिफिट में रहूंगा? 36-7 जो भी बनते, क्या बने, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, 37। कुछ समझ आया? तो ऐसे हतमी फैसला नहीं है कि डेट ले लो, इक्विटी ले लो, इक्विटी मुफ्त की है, डेट में कॉस्ट पड़ेगी, अब भी तो कॉस्ट बढ़ रही है 8%, लेकिन उसका काउंटर तुम्हारे पास बहुत अच्छा है, उसकी हेजिंग तुम्हारे पास बहुत अच्छी है कि 45% गेन भी तो आ रहा है एक जगह से। सो यू आर, इफ यू नेट इट ऑफ, तो आपके पास बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो फैसला आंखें बंद करके नहीं लिया जाता, और प्लीज मैंने जैसा पहले भी कहा, इस चीज से बालातर लिया जाता है कि इंटरेस्ट हराम है कि हलाल है। प्लीज बराए मेहरबानी इससे बाहर आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम किया, बिजनेस मैनेजर के साथ, जो कहते थे, या हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग में चले गए एक जगह पर। सो इस्लामिक फाइनेंसिंग इतना उन्होंने तंग किया, इतना तंग किया, और इतना इंटरेस्ट चार्ज किया मार्कअप प्रॉफिट के नाम पे। उनका एक तरीका है अपना, थोड़ा सा हेक्टिक है इस्लामिक बैंकिंग के साथ काम करना, स्पेशली इन रनिंग फाइनेंस। तो बीएम आगे बोलता मीटिंग में कि नेक्स्ट टाइम हम कन्वेंशनल के साथ काम करेंगे, इस्लामिक के साथ काम नहीं करेंगे। तो डैम केयर अबाउट कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सूद है, ब्ला ब्ला ब्ला। कंपनी नहीं सोचती, कंपनी इससे थोड़ी सी सेकुलर लोगों, देखो सराउंडेड बाय बोथ पीपल, इस्लामिक भी होंगे, सेकुलर भी होंगे। अगर टॉप लीडर आपका सेकुलर बैठा है तो समझो कि विजन तो उसी का चलना है ना, और अगर उसे प्रॉब्लम नहीं तो फिर प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं है, किसी को नीचे नहीं होगी। बात समझ आई? सो फैसला इस तरीके से किया जाता है। थैंक यू सो मच, प्लीज।